जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन डे के विषय में। एक ऐसा दिन जब मानवता को शर्मसार किया गया, एक ऐसा दिन जब इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया, एक ऐसा दिन जब इतना कत्लेआम हुआ कि एक शहर में केवल लाशों के ढेर लग गए, एक ऐसा दिन जब उन लाशों को कोई उठाने वाला भी नहीं था क्योंकि उन्हें भी मार दिया गया। एक ऐसा दिन जब जिस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, उस शहर में केवल लाशों के ढेर रह गए। एक ऐसा दिन जब उन लाशों की दुर्गंध को सूंघकर गिद्धों की टोलियां उस शहर में आ गईं और शहर की इमारतों पे, बिल्डिंग्स में, घरों की छतों पर आकर बैठ गईं। एक ऐसा दिन जब 3-3, 4-4 दिन तक लोगों का कत्लेआम होता रहा और लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस उपलब्ध नहीं थे, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था। एक ऐसा दिन जब उन बेबसों की बातों को सुनने के लिए 3-3 महीने तक देश का कोई भी बड़ा राजनेता उनके पास नहीं गया। एक ऐसा दिन जब बच्चों को भी न छोड़ा गया और न ही बूढ़ों को छोड़ा गया। एक ऐसा दिन जब मीट की शॉप पे जैसे बकरे को हुक से टांगा जाता है, वैसे इंसानों को टांगा गया। एक ऐसा दिन जब वो टंगे हुए इंसान स्त्रियां थीं। एक ऐसा दिन जब उन स्त्रियों के शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। एक ऐसा दिन जब उन स्त्रियों के शरीर के साथ भी गलत किया गया। एक ऐसा दिन इस देश ने उस समय देखा था जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और इंसानों को इंसान नहीं समझा गया, जानवर समझा गया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया, गौवंशों को मारा गया। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एक्शन डे के विषय में। डायरेक्ट एक्शन डे एक वो दिन था जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसा दिन बनाने के लिए अनाउंस किया था जिस दिन प्रोटेस्ट होगी, जिस दिन रैलियां निकलेंगी, जिस दिन हड़ताल होगी। लेकिन सोच कुछ और थी, प्लान कुछ और था, सोचा कुछ और गया था, क्योंकि इस देश को, इस देश के नागरिकों को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और ब्रिटिश को ये बताना था कि यदि हमें पाकिस्तान नहीं दिया गया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम बता देंगे आपको कि हम क्या क्या कर सकेंगे, और उन्होंने वो किया। 3 दिन तक जो कत्लेआम मचाया गया, वही डायरेक्ट एक्शन डे था। इस कत्लेआम में 8 से 10 हजार लोगों को मारा गया। ये तो ऑफिशियल डेटा है। इतना भीभत्स दृश्य था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बताने की तो ये कोशिश हुई थी कि ये सांप्रदायिक दंगे हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था, जिसका दोषी मोहम्मद अली जिन्ना और बंगाल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है मार्च 1940 में, जब लाहौर रिजोल्यूशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या फिर मोहम्मद अली जिन्ना तभी किसी तरह की आज़ादी की बात करेंगे जब वो स्टेट्स जो मुस्लिम मेजोरिटी में हैं उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। उस समय के भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थे। अब वो ये चाहते थे कि इन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए, इन स्टेट्स का अपना संविधान हो और ये स्टेट्स सोवेनियर हो और अपने हिसाब से अपनी सरकारें चलाएं। इस तरह से कई सारे पाकिस्तान बनाने की योजना थी। यूं तो जब आज़ादी की बात चल रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना हेड कर रहे थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद थे। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती थी कि पूरा भारत एक देश रहे और सारी रियासतें इसी में आ जाएं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको लेकर अलग स्टेट्स बनाई जाएं। वो इस बात को कभी नहीं मानना चाहते थे कि एक हिंदू डोमिनेंट सरकार के अंडर में मुस्लिम रहें। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो दो राष्ट्र के
कॉन्सेप्ट पर चलते थे। उन्हें एक राष्ट्र स्वीकार नहीं था। वो ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। वो ये मानते थे कि इन दोनों धर्मों के लोगों का रहन सहन, खान पान, गॉड एंड ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग है। इन्हें अलग अलग देशों की ही जरूरत है। अगर ये साथ में रहेंगे तो मुस्लिमों को हिंदुओं के अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 के बीच में चला। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार का बहुत नुकसान हुआ, ब्रिटिश राज को बहुत नुकसान हुआ और वो इस नुकसान को झेल नहीं पा रहे थे। इसलिए इस वर्ल्ड वॉर के बाद उनका ये कहना था कि जितनी भी कॉलोनियल स्टेट्स हैं या कंट्री हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, इनसे अब पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए का भी यही प्रेशर था ब्रिटिश राज के ऊपर कि आप इन कॉलोनियल स्टेट्स को अब आज़ाद करें ताकि वहाँ उनकी सरकारें चले। अंग्रेज हमेशा से ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में कोई ऐसा समझौता हो जाए ताकि अब इस देश को छोड़कर जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश राज को बहुत नुकसान हुआ, उन्हें बहुत फजीयत का सामना करना पड़ा। इसी वजह से वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हुआ और कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी ने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद उनका पहला मिशन यही था कि भारत के मुद्दे को सुलझाया जाए और इसके लिए उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से ही बात करनी थी। इसी के तहत मार्च 1946 में एक कैबिनेट कमेटी को भारत भेजा गया, दिल्ली भेजा गया, एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाने के लिए, ताकि ये क्लियर किया जा सके कि भारत को किस तरह का राष्ट्र बनाना है, किस तरह का देश बनाना है, इसका बंटवारा करना है या फिर नहीं करना है। 16 मई 1946 को कई सारी मीटिंग्स होने के बाद 16 मई 1946 को वायसराय ऑफ इंडिया और कैबिनेट कमेटी के सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड को सिरे से खारिज किया गया और भारत को एक सेंट्रल यूनियन बनाने की बात कही गई। इसमें यह कहा गया कि जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो देश के फाइनेंस को देखेगी, देश के डिफेंस को देखेगी, देश के फॉरेन अफेयर्स को देखेगी, देश के कम्युनिकेशंस को देखेगी और पूरे देश को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप ए में स्टेट्स आती हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये सारी वो स्टेट्स हैं जो आज आज़ाद भारत में हैं। जो आज हम जिस देश में जी रहे हैं ये उसी देश की सारी स्टेट्स हैं। ग्रुप बी में उन स्टेट्स को रखा गया जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब का वो पोर्शन जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी था, उसे ग्रुप बी में रखा गया। ग्रुप सी में रखा गया ईस्टर्न बंगाल, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और असम। ये 3 ग्रुप में इस पूरे देश को बांटा गया और ये कहा गया कि जो रियासतें हैं वो इन ग्रुप्स में शामिल हो जाएं या अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। इस तरह से एक प्लान पारित किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालेगी और देश के 3 अलग अलग ग्रुप्स में बाकी स्टेट्स को बांट दिया जाएगा। इस प्लान को उस समय जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में सेंट्रल यूनियन और ग्रुपिंग को लेकर मतभेद सामने आने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वे नेहरू के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार का केवल एक पार्ट बने, इसलिए वो इस बात से असहमत होते जा रहे थे। 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नेहरू जी ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये कहा कि एक बार हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाने दीजिए, संविधान सभा बन जाने दीजिए, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान में जो भी बातें कही गई हैं या जो भी ग्रुपिंग की गई है इसे हम चेंज कर सकते हैं, इस पूरे में हम बदलाव ला सकते हैं। इस बात का बाहर आने से माहौल खराब हो गया। कांग्रेस के ही कई बड़े बड़े नेता इस बात से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहमत नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये बात सुनी तो वे बेहद नाराज हुए और गुस्से में उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस ने, नेहरू ने और ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। उसी के बाद जुलाई मंथ के अंत में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का एक प्लान घोषित किया जिसमें कहा गया कि 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, जिसमें सारे मुस्लिम अपनी दुकानों को बंद रखेंगे और रैलियां करेंगे
और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनको मनाने के लिए 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके घर पर भी गए थे। बातें भी हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। जब नेहरू जी उनके घर से बाहर आ रहे थे, उनका घर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था उस समय, जब वे बाहर आ रहे थे तो उन्होंने एक काला झंडा टंगा हुआ देखा। उस काला झंडा ब्लैक डायरेक्ट एक्शन डे का ही झंडा था और डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान बॉम्बे के लिए नहीं था। कहने को तो ये लागू पूरे देश में किया गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे पूरे देश में मनाएंगे, लेकिन बाकी देश में तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन ये प्लान था एक ऐसी स्टेट के लिए जो मुस्लिम लीग के अंडर में हो, ताकि कुछ भी करना हो तो कर सकें। और उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग के अंडर में आती थी और कोलकाता उसी बंगाल प्रेसिडेंसी का एक सबसे बड़ा शहर था। यूं तो बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन कोलकाता हिंदू मेजोरिटी सिटी था उस समय, और देश का सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता था, जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास और जिसका संगीत आज भी लोकप्रिय है। तो प्लान था कि कोलकाता में कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाला भविष्य भी इसे याद रखेगा कि जब हम करने पर आते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जिन्हां इस बात से नाराज थे कि मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन आया तो इन्होंने ताज तो हमारे ही सर से लिया है, तो जब ये जाएंगे तो ताज हमारे ही सर पर आना चाहिए। लेकिन उनकी ये बात गलत थी, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में मराठाओं का था, तो ताज तो मराठाओं के सर से लिया गया था, मुगलों के सर से नहीं। जिन्हां का ये कहना था कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है या तो डिवाइडेड इंडिया या फिर डिस्ट्रॉयड इंडिया, दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और उसके लिए उन्होंने चुना बंगाल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उस समय चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे, उसके प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने डायरेक्ट एक्शन डे प्लान में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस पूरे प्लान को एक्टिवेट किया। मार्च 1946 में ही सोहरावर्दी की सरकार आई थी। सरकार बनने के बाद ही उन्होंने एक कानून पारित कर दिया कि गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी पोस्टों पर मुस्लिमों के लिए रिजर्व सीट होंगी। इस वजह से उस पूरे स्टेट में जो भी ऑफिशियल अधिकारी थे वो सारे के सारे मुस्लिम थे। इस वजह से हिंदू जनता जो थी वो नाराज थी और हीन भावना से ग्रस्त थी। उन्हें ये डर लगता था कि कहीं अगर बंगाल भी पाकिस्तान में चला गया तो हम लोगों का क्या होगा। डायरेक्ट एक्शन डे से एक दिन पहले मुस्लिम लीग के नेताओं ने कई सारी ऐसी लीफलेट्स बांटी जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। उन्होंने एक पॉलिटिकल समस्या को धार्मिक समस्या का रूप देना स्टार्ट किया। सोहरावर्दी ने बंगाल के गवर्नर को भी रिक्वेस्ट की कि 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया जाए ताकि मुस्लिम आसानी से रैली में आ सके। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी और पूरे बंगाल को बंद करने का एक मंसूबा था। हिंदुओं ने अपनी दुकानें बंद नहीं की थी। सुबह से ही दुकानें लूटी जाना स्टार्ट हो गई, दुकानें जबरन बंद कराना स्टार्ट हो गई, आगजनी, चाकूबाजी, पत्थरबाजी की घटनाएं स्टार्ट हो गई। सोहरावर्दी ने 16 अगस्त से एक दिन पहले ही पंजाब के नेशनल गार्ड के 1200 मुस्लिम सिपाहियों को भी बंगाल में बुला लिया और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को बंगाल में लाया गया। अब आया 16 अगस्त का दिन। सुबह से ही माहौल खराब था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, रैली के स्थान पर लाखों लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया। करीबन 3 से 4 लाख लोग उस रैली में थे। सबके हाथ में हथियार थे। किसी के हाथ में लोहे का सरिया था, किसी के हाथ में वुडन स्टिक थी, किसी के पास पेट्रोल बम थे और किसी के पास गन्स थी और तलवारें थी। सभी लोग हथियारों से लैस होकर आए थे और उस रैली में सोहरावर्दी ने अपनी एक स्पीच दी, उकसाने वाली स्पीच दी गई। उस स्पीच का पूरा विवरण तो मार्केट में या इंटरनेट पर भी नहीं है, लेकिन उस स्पीच में सोहरावर्दी ने कुछ बातें जो कही जो सभी लोग को पता है। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान बनाना है या तुम्हें पाकिस्तान छीन कर लेना है तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। जो कर सकते हो करो, जो कर पाओ वो कर लो। पुलिस और मिलिट्री तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। दिन की नमाज के बाद कत्लेआम शुरू हुआ।
और जहां जहां जिस जिस को जो इंसान मिल रहा था उसे वे काटते जा रहे थे। गलियां की गलियां, मोहल्ले चौराहों पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। ना तो कोई बच्चा बचा, ना ही कोई बूढ़ा बचा और ना ही कोई स्त्री बची। इतना भयानक कत्लेआम हुआ 3 दिन तक कि कोई भी खैर करने वाला नहीं था। अगर पुलिस के पास फोन भी जाता तो पुलिस हेडक्वार्टर में सोहरावर्दी खुद बैठे हुए थे, तो हिंदुओं की किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी बात को नहीं माना गया और पुलिस को हेल्प के लिए नहीं जाने दिया गया। लेकिन 3 दिन ये माहौल ऐसा ही चलता रहा और कत्लेआम होता रहा, दुर्गंध फैलती रही, गिद्ध भी आ गए लेकिन पुलिस नहीं आई, ना ही किसी बड़े राजनेता का कोई बयान आया। अगर हम महात्मा गांधी जी के विषय में भी बात करें तो 16 अगस्त को ये कांड हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, कोई दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ था। खबर 17 अगस्त को सुबह सुबह सारे अखबारों में आ चुकी थी कि कलकत्ता में नरसंहार हुआ है। कलकत्ता में बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर किलिंग्स हुई हैं और बंगाल का कसाई जो सोहरावर्दी है उसे बंगाल का कसाई बोला गया। लेकिन 19 अगस्त तक कोई भी स्टेटमेंट गांधी जी की तरफ से नहीं आया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तब तक उन्होंने और विषयों पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन इस विषय में बोलने से वे हिचकते रहे। 19 अगस्त को उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका में एक स्टेटमेंट लिखा, जो 25 अगस्त को, उसके 8 दिन बाद वो स्टेटमेंट आया। मतलब बंगाल के या कलकत्ता के रहने वाले उन हिंदुओं की बात सुनने के लिए जो स्टेटमेंट भी आना था, वो भी उस हत्याकांड के 8-10 दिन बाद आया। उस स्टेटमेंट में महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि यदि कलकत्ता के हिंदू नागरिक अपना बलिदान दे देते तो ये नरसंहार नहीं होता। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। खैर, ये हत्याकांड, ये नरसंहार 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन के बाद हिंदुओं ने पलटवार करना स्टार्ट किया। हिंदुओं के जो बाहुबली नेता थे कलकत्ता के, जुगल राज एंड गोपाल भाटी, इन लोगों ने मिलकर हिंदुओं को एकजुट किया और पलटवार करना स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते मसला चेंज हो गया। जब ये बात सोहरावर्दी के पास पहुंची तो वो बहुत दुखी हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुस्लिमों के ऊपर अटैक कैसे हो सकता है। तब उसे ये समझ आया कि उसे ये प्रोग्राम कलकत्ता में नहीं करना चाहिए था, उसे ये हत्याकांड या नरसंहार कलकत्ता में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थे। इसके लिए उसने फिर एक नई जगह चुनी, नोआखली, जो आज बांग्लादेश में है। अक्टूबर में नोआखली में जो हत्याकांड, जो बलात्कार और जो पूरा नरसंहार हुआ, वैसा नरसंहार तो हिटलर ने भी नहीं किया। नोआखली एक दूर दराज का ऐसा इलाका है जिसके आसपास नदियां हैं, जिसके आसपास ऐसी जगह हैं कि वहां पहुंच पाना मुश्किल है। उन नदियों की डेप्थ भी कम है कि उसमें नाव भी न चल सके। तो वही नोआखली में इतने हत्याकांड और इतने बलात्कार होते रहे और इसकी खबर कई दिनों तक भारत सरकार के पास या दिल्ली तक नहीं पहुंची। जब इसकी खबर किसी एक अखबार में आई तो उसमें ये लिखा था कि अब हम मुस्लिम बन गए। महात्मा गांधी को जब इस विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी हिंदू स्त्री का बलात्कार हो रहा था तो उससे अच्छा होता कि वो हिंदू स्त्री अपनी दांतों के नीचे अपनी जबान काट लेती या अपने हाथों से अपना गला घोंट लेती। इस स्टेटमेंट का काफी विरोध होने के बाद महात्मा गांधी जी ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि कुछ डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि गला, एक इंसान अपना गला खुद ही घोंट ले, तो इसलिए ये अच्छा होता कि वो स्त्रियां जिनका बलात्कार होने वाला था वो जहर खा के मर जाते। खैर, इन स्टेटमेंट्स का हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं। नोआखली में जो हुआ हत्याकांड, उसके बाद महात्मा गांधी भी वहां गए, काफी दिन वहां पर रहे और उन्हें मुस्लिमों का सामना भी वहां करना पड़ा। वे चूंकि नंगे पैर यात्रा करते थे तो उनके रास्तों में मुस्लिम मलमूत्र डाल देते थे या कांच के शीशे के टुकड़े डाल दिया करते थे। उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पर काफी समय बिताया और लोगों को समझाया। जैसे जैसे कलकत्ता किलिंग्स के बारे में जानकारी फैलती गई, ये दंगे और फैलते गए
और ये बिहार और नॉर्थर्न स्टेट्स में भी चले गए। बिहार में भी दंगे हुए और जब उन दंगों की खबर महात्मा गांधी जी को लगी तो वो नौराखली से निकलकर बिहार चले गए और नौराखली के लोगों को फिर से अकेला बगैर किसी सहायता के कैंपों में रहने पर विवश कर दिया। कलकत्ता के नरसंहार के दौरान एक कम्युनिस्ट नेता सईद अब्दुल्ला ने एक झुंड को ले जाकर लिच्चू बागान के एक मील में अटैक कर दिया, जहां पर 600 उड़िया मजदूरों को मार दिया गया। यह हत्याकांड ऐसे ही चलता रहा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो लीफलेट्स इस हत्याकांड या नरसंहार से एक दिन पहले बांटी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के ही सुनाने वाला हूँ। कलकत्ता के मेयर एस.एन. उस्मान ने पैम्पलेट बंटवाए थे बंगला भाषा में, उसका हिंदी रूपांतरण सुनिए। रमजान के इस पवित्र महीने में मक्का को काफिरों से फतेह किया गया था और इसी महीने में पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक बार फिर जिहाद का ऐलान किया गया है। अंधे देखें, बहरे सुने और गूंगे बोलें कि मुसलमान एक जिंदा कौम है और आज़ादी मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुसलमानों, लीग के झंडे तले एकजुट हो जाओ और शुक्रवार 16 अगस्त 1946 के हर मस्जिद में मुसलमानों को समझाओ और सभी को निर्देश दो कि वे उस दिन 3 बजे ऑक्टोरलोनी स्मारक के नीचे दसियों हजारों की संख्या में पहुंचे। एक पॉलिटिकल समस्या को धर्म से जोड़ा गया और लोगों को उकसाया गया और लोगों के द्वारा ऐसा नरसंहार कराया गया। ये कितना गलत है ये तो राजनेताओं को पता है और हमें भी पता है, लेकिन इस देश की स्मृति में ऐसा काला दिन आना नहीं चाहिए था। ये कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे हम अपनी मेमोरी में याद रखें, लेकिन आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ पहले क्या क्या हुआ है और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा आगे ना हो। ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें सभी धर्म प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के धार्मिक सिस्टम्स का सपोर्ट करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पर इस वीडियो में आज जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। जो कुछ भी बताया है ये किसी न किसी बुक से रेफरेंस करके ही मैंने लिया है। यदि किसी को ऐसा लगे कि मेरे बताए गए किसी भी स्टेटमेंट्स में कोई गलती है तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा कि मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि इस विषय के ऊपर काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। जो उस ज़माने में बंगाल में लोग कार्यरत थे, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार में जो लोग कार्यरत थे उनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मैं यही कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को देखें। थोड़ा सा अजीब लगेगा इस वीडियो में, लेकिन ये सत्य है, इतिहास है, जैसा हुआ है वैसा ही मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।